14 जुलाई 1789। वो सुबह जब इतिहास बदल गया। कल्पना कीजिए, आप पेरिस की तंग गली में खड़े हैं। गुस्साई भीड़ जिसमें करीब 7,000 लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हर हाथ में लकड़ी, फावड़ा या बस एक पत्थर है। लोग चिल्ला रहे हैं, हथियार दो, हमें हथियार चाहिए। क्योंकि अफवाह थी कि राजा की सेना शहर पर हमला करने वाली है। यह सुबह है 14 जुलाई 1789 की, जब फ्रांस की राजधानी पेरिस सुलग रही थी। हज़ारों लोगों का झुंड, जिसमें महिलाएं भी शामिल थीं, वो चल पड़ा था हथियार और बारूद की तलाश में। नगर भवन से हथियार उठाए जाते हैं, लेकिन बारूद नहीं मिलता। और फिर लोगों की नज़र जाती है बास्तील किले पर, जहाँ बारूद छुपा हुआ था। कल्पना कीजिए, आप उस ऊंचे किले के सामने खड़े हैं। यह किला कोई आम जेल नहीं, बल्कि राजशाही की ताकत और डर का प्रतीक है। लोग चारों तरफ से किले को घेर लेते हैं। राजा के अफसर बर्नार्ड डे लॉने गोली चलवाता है, लेकिन भीड़ पीछे नहीं हटती। घंटों की लड़ाई के बाद बास्तील पर कब्जा हो जाता है। अफसर लॉने को मार डाला जाता है। भीड़ अंदर जाती है। 7 कैदी आज़ाद कराए जाते हैं। किले की दीवारें तोड़ दी जाती हैं। और यही थी क्रांति की शुरुआत। अब ये आग सिर्फ पेरिस में नहीं, पूरे फ्रांस में फैल रही थी। गाँव में किसानों ने ज़मींदारों के घर जलाए, उन कागज़ों को फाड़ डाला जिनमें लिखा था कि उन्हें टैक्स देना है या मुफ्त में काम करना है। अब डर ख़त्म हो चुका था। अब ज़रा क्रांति से कुछ साल पीछे लौटते हैं, जब राजा लुई 16 सत्ता में आया था। ज़रा सोचिए, लुई 16 एक युवा राजा जिसने 1774 में गद्दी संभाली। वह उस समय केवल 20 साल का था। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की रानी मैरी एंटोइनेट से हुआ। जब लुई 16 को राजगद्दी सौंपी गई, तो विरासत में अगर उसे कुछ मिला तो वो था सिर्फ खाली खजाना और भारी कर्ज। देश पर पहले ही बहुत टैक्स था, लेकिन राजा ने और टैक्स लगा दिया। अब ज़रा सोचिए कि ये टैक्स देता कौन था। तो उस समय सोसाइटी 3 भाग में बटी हुई थी, पहला, दूसरा और तीसरा स्टेट। पहले स्टेट में पादरी आते थे, चर्च के लोग, जिन्हें टैक्स नहीं देना होता था। दूसरे स्टेट में कुलीन आते थे, ज़मींदार और रईस लोग, और इन्हें भी टैक्स से छूट थी। अब तीसरे स्टेट में आते हैं आम जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी, और सारा टैक्स देने का बोझ इन्हीं पर था। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं, आपकी फसल खराब हो गई है, पर आपको टैक्स देना है, राजा के लिए, चर्च के लिए, ज़मींदार के लिए। पर अब फ्रांस के लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि सत्ता लोगों की होनी चाहिए, सबको बराबरी का हक हो, राजा की ताकत सीमित होनी चाहिए। इन विचारों ने लोगों के मन में क्रांति की चिंगारी भर दी। मई 1789, राजा ने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ये 175 साल बाद हो रही थी। तीनों स्टेट आए, जिसमें 300 लोग पहले स्टेट, 300 दूसरे स्टेट और 600 तीसरे स्टेट के लोग शामिल थे। लेकिन जब मतदान का तरीका सामने आया, तो राजा और कुलीन चाहते थे कि हर स्टेट को एक वोट मिले, परंतु तीसरा स्टेट चाहता था हर व्यक्ति का एक वोट हो। राजा ने इनकार किया। तब तीसरे स्टेट ने नेशनल असेंबली बनाने का निर्णय लिया। जनता अब कानून बना रही थी। 4 अगस्त 1789, नेशनल असेंबली ने ज़मींदारी और टैक्स की पुरानी व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। और अब आता है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न, जिसमें लिखा गया सभी पुरुष जन्म से बराबर हैं, किसी को मनमानी से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, हर व्यक्ति को आज़ादी और संपत्ति का हक है। उसके बाद 5 अक्टूबर 1789 की सुबह, हाथ में डंडे, बर्तन, झंडे लिए हज़ारों महिलाएं चल पड़ी। इनके चेहरे पर गुस्सा था। भूख और महंगाई से तंग आ चुकी थी। अनाज की भारी किल्लत थी। रोटियों के दाम आसमान छू रहे थे। ये महिलाएं अब चुप नहीं रहीं।
उनका गुस्सा अब सीधा पेरिस से वर्साई तक लगभग 12 किलोमीटर पैदल मार्च करती है। हज़ारों महिलाओं ने वर्साई को घेर लिया। उनका एक ही मकसद था, राजा को पेरिस लाना, ताकि वो जनता की हालत अपनी आँखों से देख सके। राजा को मजबूर होकर झुकना पड़ा। अब राजा लोगों के बीच था। इस घटना ने साफ कर दिया कि अब सिर्फ राजा नहीं, जनता भी शक्ति का केंद्र है। इसके बाद नया संविधान बना, 1791 का संविधान। लेकिन ये आम जनता की उम्मीदों से काफ़ी कम था। महिलाओं को अभी भी वोटिंग का अधिकार नहीं था। और अब बात करें महिलाओं की भूमिका की, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने क्लब बनाए, अखबार निकाले, प्रदर्शन किए। उनकी मांगें थी शिक्षा, समान अधिकार और रोजगार। लेकिन 1793 में जब रॉबेस्पियर का आतंक काल शुरू हुआ, महिलाएं क्लबों को बंद कर दिया गया। क्रांति के बाद महिलाओं को कुछ अधिकार तो मिला, जैसे स्कूल की पढ़ाई और कानूनी अधिकार, लेकिन वोट देने और राजनीतिक फैसले लेने का अधिकार उन्हें बहुत बाद में मिला। कल्पना कीजिए, 1793 का साल है। फ्रांस में क्रांति ने नया मोड़ ले लिया है। राजा लुई 16 को जनता का गद्दार घोषित कर दिया गया। जी हाँ, 21 जनवरी 1793 को राजा को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। फ्रांस अब पूरी तरह गणराज्य बन गया। लेकिन असली मुसीबत अब शुरू हुई, क्योंकि सत्ता अब थी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के हाथ में। एक ऐसा इंसान जो सच्चे नागरिक और देशद्रोही में फ़र्क खुद तय करता था। रॉबेस्पियर ने कहा, जो मेरे खिलाफ है वो क्रांति का दुश्मन है। और फिर शुरू हुआ आतंक का शासन। जुलाई 1793 से जुलाई 1794 तक कोई भी सुरक्षित नहीं था। छोटे से शक पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, हज़ारों को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। लेकिन ज़्यादा आतंक का नतीजा क्या होता है? जनता का गुस्सा। 1794 में रॉबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, जिसे वो दूसरों के लिए इस्तेमाल करता था। अब सत्ता आ गई थी संपन्न मध्यम वर्ग के हाथों में। उन्होंने एक नया संविधान बनाया, जिसमें मतदान का अधिकार अब सिर्फ धनी पुरुषों को मिला और शासन के लिए बनाई गई डायरेक्टरी, 5 लोगों की एक समिति। लेकिन ये डायरेक्टरी भी ज़्यादा समय तक स्थिर नहीं रह सकी। राजनीतिक लड़ाइयाँ बढ़ती गई और देश में फिर से अव्यवस्था फैल गई। और तभी 1799 में एक नया नाम सामने आया, नेपोलियन बोनापार्ट, एक सफल सैन्य जनरल जिसने सत्ता पर कब्जा कर लिया। फ्रांस अब एक बार फिर से राजनीतिक रूप से बदल गया। अब शुरुआत हुई नेपोलियन के युग की। 1804 में उसने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। अब फ्रांस में फिर से एक राजा था, लेकिन इस बार क्रांति के बाद पैदा हुआ राजा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने ये साबित कर दिया कि जनता जब भी जागती है तो कोई भी तानाशाही टिक नहीं सकता।